हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग आज जून मंथ के यूपीएससी के पॉलिटी सेक्शन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन पूरी तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होगा और इसमें मैं चैलेंजेस को, इश्यूज़ को और वे फॉरवर्ड्स को डिस्कस नहीं करूँगा। टोटली बेस्ड है आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आप इसको रिवीजन कर सकते हैं कई बार। आपको इससे क्या कहते हैं, काफ़ी आपको स्टैटिक नॉलेज भी गेन होगी और डायनेमिक में आपको करंट अफेयर्स तो स्टेटमेंट के रूप में तैयार हो ही जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी करते हुए आज के सेशन को। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से। रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यूज़ में आया जून में। क्यों आया? क्योंकि कंसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ इसके केसेस में। किसके केसेस में? आरटीआई के केसेस में कंसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने डिस्पोजल बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया है आरटीआई अपील्स को। इसी वजह से जब राइज़ हुआ डिस्पोजल में तो इनके क्या कहते हैं पेंडेंसी में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक, चलते हैं। अब यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सीआईसी है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो पहली बात आप जान लीजिए, सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट द्वारा लॉ पास करके ये बनाई गई है। ठीक, और किस लॉ के अंडर में आती है? आरटीआई एक्ट 2005 के एक्ट के अंडर के थ्रू ये लाई गई है। ओके, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी हैं सब पे लागू होता है ज्यूरिसडिक्शन। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरटीआई एक्ट 2005 के से इफेक्ट होकर लाई गई है, अंडर उसके अंदर लाई गई है, और ज्यूरिसडिक्शन इसका ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सीआईसी जो होता है, मेंबर्स कितने होते हैं इसमें ये देखेंगे हम लोग। तो सीआईसी प्लस नॉट मोर देन 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। कौन? आईसीज, मतलब एक सीआईसी होगा प्लस नॉट मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन 10 आपके आईसीज होंगे। ओके, कौन अपॉइंट करता है इनको? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? एक कमेटी बनती है, कमेटी में को चेयर जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, और एक जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इन तीनों की रिकमेंडेशन को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं सीआईसी को। ठीक, सीआईसी जो है एलिजिबल नहीं होते हैं, नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ओके, आगे चलते हैं। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीआई 2005 में क्या था। आरटीआई एक्ट 2019 के बारे में पहले देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ। देखिए जो सीआईसी का टेन्योर था आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से वो पहले फिक्स्ड हुआ करता था। पूछ देगा ना कि फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है, तो पहले फिक्स्ड हुआ करता था। कितना था? 5 साल था। मतलब कि अगर आप सीआईसी बने हैं तो आप 5 साल के लिए सीआईसी बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट एज 65 साल होने वाली, आप 63 साल की उम्र में सीआईसी बन गए, ठीक, तो आप 2 ही साल सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब या तो आप 5 साल पूरा कंप्लीट करें या फिर आपकी एज अगर पहले 65 साल हो जाती है तब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो जो भी पहले आएगा उस हिसाब से आपकी टेन्योर पूरी हो जाएगी। पहले ऐसा था 2005 तक, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया, इसको 3 साल के लिए कर दिया गया। जो 5 साल था 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया इनका टेन्योर। ठीक, फिर इसके बाद करते हैं एज़ पर आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब जो सैलरी थी सीआईसी की और आईसी की वो इक्विवेलेंट होती थी। किसके हिसाब से? सीआईसी की होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से होती थी और जो आईसी की होती थी वो इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से होती थी। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया? ये सारे प्रोविज़न को क्या कहते हैं एक तरह से रिमूव कर दिया गया और बोला गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पावर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सीआईसी और आईसीज की सैलरी कितनी रखेंगे और उनके अलाउंसेस क्या क्या रहेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ से, ये प्रीलिम्स का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। समझ रहे हैं टेन्योर क्या है और इनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। ठीक, देखिए जो जेनेसिस है आरटीआई एक्ट 2005 का 1986 में ही शुरू हो गया था। कोई एक केस था मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19
देखिए राइट टू फ्रीडम तो दे रखा है ना आपका 19 से, राइट टू फ्रीडम आपका दे रखा है 19 से कितने तक दे रखा है 22 तक, ठीक। तो 19 जो है आपको बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरटीआई जो है ना इम्प्लाई करता है इसके अंदर में, बिना आरटीआई के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एक तरह से राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दे नहीं पाएगा और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आर्टिकल 19 इम्प्लाइज आरटीआई, ठीक। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, आप याद रखेंगे, मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 1986 आरटीआई एक्ट 2005, ठीक। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 से। तो ये बोला गया आरटीआई एक्ट की एक डिफिनीशन बनी, एक नॉर्मल डिफिनीशन है जो ये एम्पावर करता है सिटीज़न को, कि एम्पावर करता है सिटीजन को, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है इन द वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटीज़ जितनी हैं एक तरह से पब्लिक अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी और उनकी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है सिटीज़न को, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि करप्शन कंटेन हो इससे, और जिससे क्या हमारी डेमोक्रेसी एक तरह से रियल सेंस में वर्क कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, अब आपने आरटीआई फाइल की कि आपके आसपास एरिया में रोड बननी थी, हाईवे का प्रोजेक्ट आया था। अब उस हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए आपने आरटीआई फाइल की उस डिपार्टमेंट में, तो अब ये क्या कहते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा आपको कि इतना काम पूरा हो चुका है, इतने रुपए का बजट आया था, देखिए रुपए का बजट बताएगा, इतना काम पूरा हो चुका है, ठीक है, आपको बताएगा। तो इससे क्या पता लगेगा, आपको ट्रांसपेरेंसी पता लगेगी कि सरकार आपके साथ, मतलब आपके जो काम कर रही है, गवर्नेंस जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, एक आपको विश्वास होगा, फेथ होगा गवर्नेंस में, ठीक, ट्रांसपेरेंसी हो गई। उसके बाद आप इससे ये पता लगेगा कि करप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब डाटा देखेंगे तो लगेगा कि हाँ करप्शन नहीं है, तो कंटेन होगा करप्शन। और फिर क्या होगा कि इस चीज़ से जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी साबित होगी कि वो कितना जिम्मेदार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपनी अकाउंटेबल कितना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। चलिए अब फंक्शंस ऑफ सीआईसी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक। देखिए टू रिसीव एंड इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट होती है, हाँ, अगर वो आरटीआई एक्ट के अंडर के थ्रू आई है तो उसको सीआईसी रिसीव करेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है जिस पे सीआईसी को लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, तो सीआईसी उस क्या कहते हैं केस को, उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। ये सीआईसी का सुओ मोटो पावर है। सुओ मोटो पावर मतलब कि अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसके पास खुद की क्या कहते हैं, वो खुद से ही इनिशिएट करता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी चीज़ को कहते हैं एक तरह से रिव्यू करने के लिए, तो उसका वो सुओ मोटो पावर दिखाता है, ठीक। तो सीआईसी के पास सुओ मोटो पावर है, ठीक। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो कमीशन के पास समनिंग पावर भी होती है और डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग पावर भी होती है, जैसे सिविल कोड के पास होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिविल मतलब कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 के हिसाब से, मतलब कि अगर सूट होता है तो मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिविल पावर तो दे रखी है, सिविल कोड की पावर है सीआईसी के पास। और कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो वर्क करता है उसके भी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिविल कोड की तरह सीआईसी वर्क कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के समय में। ये याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जब क्या कर सकता है वो सीआईसी, क्या काम कर सकता है, सम्मन कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, मतलब कि कोई इंसान है उसकी अटेंडेंस को इन्फोर्स भी कर सकता है और समन भी कर सकता है और उसको कंपेल भी कर सकता है, बाध्य कर सकता है तो गिव ओरल और रिटन एविडेंस, मतलब कि आप ओरल और रिटन एविडेंस दो किसी ओथ पर, ऑन ओथ, एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग्स, और प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट और थिंग्स को, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इस केस में सिविल कोड का पावर है इसके पास, ठीक। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट है और क्या कहते हैं मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करने के पावर भी है सीआईसी के पास, ठीक है।
और वर्क करेगा सिविल कोड की तरह इसमें। अच्छा, अगली बात कह रहे हैं कि रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो एफिडेविट होता है उस पर एविडेंस प्राप्त करने की पावर भी है CIC को। और रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज़, ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड या फिर कॉपी हो, मतलब कि कहीं से भी कोर्ट ऑफिस कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ से ये कहते हैं CIC के पास पावर होती है कि उसको गैदर कर सकता है, ले सकता है, ठीक। और क्या कर सकता है, इशू कर सकता है सम्मन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो विटनेसेस होते हैं। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है CIC, ये इन्वेस्टिगेशन का केस मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन्वेस्टिगेशन के केस में CIC क्या करेगा, सम्मन कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए किसका, विटनेस का या फिर डॉक्यूमेंट्स का। और या फिर CIC क्या कर सकता है, कोई भी अदर मैटर हो जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो CIC के लिए, उसमें वो CIC जो है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में सिविल कोड की तरह वर्क कर सकता है, ठीक। अगला पॉइंट बोलता है कि रिसीव कर सकता है एंड इंक्वायर कर सकता है इनटू कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। मतलब अभी देखिए, अभी मैंने आपसे बात की थी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अब बात कर रहा है कंप्लेंट के बारे में। तो मतलब ये रिसीव भी कर सकता है और इंक्वायर कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम किसी भी आदमी से, ठीक है। CIC के पास पावर है, ठीक। हु इज़ नॉट रिसीव, जो कि जिसको नहीं मिला है कोई भी रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विद ए स्पेसिफाइड टाइम। मतलब किसी इंसान ने कोई कहते हैं रिक्वेस्ट भेजी थी CIC के पास, इंफॉर्मेशन RTI फाइल किया था, उसको उस स्पेसिफाइड टाइम में कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं मिला है, मतलब रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो CIC क्या करेगा, उसकी कंप्लेंट को दायर करेगा, रिसीव करेगा और इस पर इंक्वायरी करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि हु डीम्स द इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम और हर इनकम्प्लीट, मतलब कि जो भी, मतलब जिसको भी क्या कहते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली है या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग मिली है या फिर एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिक्योरिंग द, मतलब कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो छुपाई जा रही है किसी इंसान से और उसको वो कहते हैं मिसलीडिंग या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन मिली है, तो अगर वो इंसान कंप्लेन करता है CIC के पास, तो CIC उसको रिसीव करेगा और इंक्वायर करेगा, ठीक। अगर मान लीजिए किसी इंसान को CIC के द्वारा लगाएगी जो चार्जेस हैं, जो फीस हैं, वो अनरीजनेबल लग रहे हैं, उस केस में भी CIC इंक्वायर और रिसीव कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट बोल रहा है हु हैज़ बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन सबमिट रिक्वेस्ट नहीं कर पाया, रिक्वेस्ट जो कर रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए सबमिट नहीं कर पाया है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उनके नॉन अपॉइंटमेंट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो CIC उसके कंप्लेंट को क्या कहते हैं रिसीव करेगा और इंक्वायर करेगा, ठीक। अगला पॉइंट बोल रहा है हु वॉज रिफ्यूज द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, मतलब कि जिसने RTI की मांग की है और उसको क्या कहते हैं रिफ्यूज़ कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने से, उसके लिए भी CIC रिसीव करेगा और कंप्लेंट को और इंक्वायर करेगा। तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स थे। अब द कमीशन हैज़ अथॉरिटी टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड हेल्ड बाई द पब्लिक अथॉरिटी, मतलब पब्लिक अथॉरिटी, देखिए मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन के समय पब्लिक अथॉरिटी जब CIC इन्वेस्टिगेशन करता है एज अ सिविल कोर्ट की तरह, तो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना पब्लिक अथॉरिटी के पास होते हैं, कमीशन के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसको हेल्ड करे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द कमीशन, मतलब कमीशन के पास प्रोवाइड होने चाहिए, और नथिंग शैल बी विदहेल्ड, मतलब किसी पे भी रोक नहीं लगाई जा सकती, ना लगाई जानी चाहिए, ठीक। अच्छा, द RTI एक्ट मैंडेट्स अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। देखिए RTI एक्ट ये मैंडेट करता भी है कि जो CIC है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को सबमिट करे, लोकसभा एंड राज्यसभा में, ठीक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जो डिसीजन होते हैं ना कमीशन के वो फाइनल होते हैं और क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। मतलब ये जो डिसीजन देगा CIC ये पूरी तरह से फाइनल होगा और पूरी तरह से बाइंडिंग होगा, ओके। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका कोई मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है ये, क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग CIC एंड SIC। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और SICs होते हैं ना स्टेट वाले, इन दोनों के बीच में फैसिलिटेशन और कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन करता है। और क्या करता है, और एक काम और करता है, ऑल्सो एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन ऑन लॉज, जो लॉज पे इंफॉर्मेशन है
उनके इंटरप्रिटेशन हैं थ्रू एजुकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज के थ्रू, मतलब कि नॉलेज के प्रसार के थ्रू, लीडिंग टू स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है, जो कि आरटीआई एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से स्ट्रेंथन करता है। ठीक, समझ में आया? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका काम क्या है NFICI का, तो आप बस सिंपल से ये जाने रहिए कि फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग CIC एंड SIC। बाकी जो है, और 2009 में बना था ये, बाकी जो है आप समझ जाएंगे कि एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, लीडिंग टू स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RTI एक्ट। समझ रहे हैं? RTI एक्ट को एक तरह से एम्पावर करना है इनको, ठीक, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट में, ई गवर्नेंस में बनी रहे। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अभी न्यूज़ में क्या था कि देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है, फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया है कंट्री का जिसने एनुअल रिपोर्ट निकाली है, इंसाइट दिया है किसके बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट जुडिशरी के बारे में। स्टेट जुडिशरी जो है उसकी इंसाइट्स दी है उड़ीसा हाई कोर्ट ने, और पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता क्या है। देखिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज़ होती हैं, ठीक है। आप कितने अकाउंटेबल हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, ठीक। एक तरह से मतलब, सॉरी मैं क्या गलत बोल गया शायद, मतलब कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन एंड एक्शन, मतलब कि कोई भी आप मतलब कि काम कर रहे हैं ना, आप उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हैं उसके डिसीजन और एक्शन से, ठीक है। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी दिखाती है। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक सर्वेंट बन गए किसी एरिया में, तो आप वहाँ पे मान लीजिए फ्लड आ गया, ठीक, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि आप जो कहते हैं काम करने जा रहे हो वहाँ पे, मतलब डिज़ास्टर रिलीफ NDRF और SDRF में आप जो काम करने जा रहे हो, मतलब एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, तो आप जब काम करने जा रहे हो वहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिसीज़न लोगे, हाँ, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उसके लिए, डिसीज़न और एक्शन के लिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब है। अच्छा, जनरली इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सटर्नल बॉडी, ये तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज अ फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। देखिए ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, एक इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट है जो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे थे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की ना, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, पहली बात तो ये जान लीजिए। देखिए, जजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन दे डिलीवर, जो डिसीजंस वो लेते हैं उनके जो डिलीवर करते हैं, जो वर्डिक्ट देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट जजेस बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर कंडक्ट। इसका मतलब यही है ना कि जो जजेस हैं वो हेल्ड होते हैं अकाउंटेबल फॉर देयर, जो कंडक्ट करते हैं उसके लिए अकाउंटेबल हैं। देखिए उसके बाद क्या बोला जाता है, क्या बोल रहा है ऑथर कि जुडिशरी इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज देखिए सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर आपने सुना होगा टर्म, जिसमें देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 टर्म होते हैं, ठीक। जुडिशरी तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना उस लॉ को, और जुडिशरी का काम होता है कि जो लॉ बने हैं वो कितने हद तक सही है उसका रिव्यू करना, और क्या कहते हैं और भी फंक्शनिंग करना, जैसे मतलब कि लॉ सही है कि नहीं, हाँ, इसके थ्रू ही पता लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, जब हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्सेस हो जाएगी तो जुडिशरी जो है डिपेंडेंट होने लगेगी किसके डिपेंडेंट होने लगेगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। तो एक तरह से इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की खो जाएगी, और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और मतलब इंटरप्शन जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हमेशा क्या कहते हैं स्ट्रेंथन रहेंगे, हाँ। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी आर समटाइम रिगार्ड एज अ फंडामेंटली अपोज्ड, ठीक, कभी कभी अपोज होते हैं टू वन अनदर। जुडिशियली इंडिपेंडेंस इज कंसीडर एज
एन एसेंशियल पिलर ऑफ लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ और मतलब कि जो लिबर्टी है उसके लिए जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। आप प्रेशर में आके जुडिशरी क्या कहते हैं काम नहीं कर सकती, किसी भी जजमेंट को नहीं डिक्लेयर कर सकती। इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। तो सो इफ़ इट इज़ मेड अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इट विल इम्पैक्ट इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए अकाउंटेबल होने लगा किसके लिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इम्पैक्ट होगा इंडिपेंडेंस पे इसके। सो स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड, बनाए जाने चाहिए तो इंश्योर द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर बढ़ जाए मतलब कि तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगा, तो लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी तो कम हो जाएगी, समझ नहीं ना, कम हो जाएगी। जैसे बताइए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जुडिशियल ओवररीच का। देखिए जुडिशियल ओवररीच एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें जुडिशरी जो है वो मतलब कि पूरी तरह से सबको बाईपास करते हुए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सबको बाईपास करते हुए लॉ को क्या कहते हैं डिसमेंटल या फिर लॉ को क्या कहते हैं बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जुडिशरी एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है और अपने सोल अथॉरिटी हो जाती है। तो एक तरह से ये दिखाता है कि जुडिशरी यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं कर रही है अपने आप को कहीं ना कहीं। अब एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एनजैक का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में, जिसको स्क्रैप कर दिया गया बाद में, ये बोलते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, एक तरह से वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो जुडिशरी ने जुडिशियल ओवररीच का यूज़ करते हुए इसको स्क्रैप किया था। हाँ, तो एक तरह से ये शो करता है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल अपने आप को नहीं यूज़ कर रही है, इंडिपेंडेंस का ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस नहीं था दोनों के बीच में, तो इसलिए ये थोड़ा सा वायलेट लगने लगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी की बेस पे इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, और 271 क्लॉज 1 मतलब 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में हाई कोर्ट जजेस के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है ना, अभी तक ओनली 1 इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या कहते हैं शुरू हुआ था, लेकिन वो भी फेल हो चुका है। तो नो को हाई कोर्ट जजेस हैज़ बीन इम्पीच सो फार। तो इससे क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं जो जुडिशियली इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है हावी हो जाता है, और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं सुप्रीम मतलब कि जजेस की वो कम हो जाती है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू 1968 में एक कहते हैं रेगुलेशन लाया गया, जिसमें बोला गया कि जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर किया गया टू फाइंड प्रूफ शोइंग इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ जजेस के जो कहते हैं मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, उसको ढूंढा जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस में है। ठीक है, ये एक इंक्वायरी एक्ट आया था। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल और देखना है तो देखिए आर्टिकल 235 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल करना ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट का कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इससे क्या होगा ना कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो डिसीजन लेगी एक तरह से वो अकाउंटेबल होगी, और हाई कोर्ट भी अकाउंटेबल होगा कि हाँ इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक, इफेक्टिव मैकेनिज्म इस तरह से कहते हैं इन्फोर्स करेगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोअर जुडिशरी। ठीक, मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट का कंट्रोल है लोअर कोर्ट पे, तो लोअर कोर्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको क्या कहते हैं जितने भी जुडिशरी का पालन मतलब जुडिशरी आप जो कर रहे हैं उसमें जो डिसीज़न है, जितने भी आपके पास केसेस आते हैं वो आप सही से एक ट्रांसपेरेंट और एक बढ़िया तरीके से आप करेंगे। एक तरह से एक अकाउंटेबल ठहराया गया है कहते हैं लोअर कोर्ट को भी, लोअर जुडिशरी को। ठीक, चलिए अब देखते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ठीक, सॉरी, देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ जुडिशरी
हाँ, डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गन ऑफ स्टेट जैसे एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर, मतलब कि इस पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग विद द पावर ऑफ जुडिशरी टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इम्पार्शली एंड ऑनेस्टली, ठीक है, इम्पार्शियल होना चाहिए और ऑनेस्टली होना चाहिए, ठीक। प्रोविजनल हाईलाइटिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नो डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट। तो एक तरह से देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आपको देख रहा होगा कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और आर्टिकल 121 में तो ये भी गिवन है कि जो पार्लियामेंट में कोर्ट जो कंडक्ट है जजेस का उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ये भी दे रखा है, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ये केस बना था कि जजेस को क्या कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। रंजन गोगोई जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उनका नाम सामने आया था इसमें, ठीक है। तो ये सब की कहते हैं इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिल रखा है इन सब चीज़ों में। तो इस तरह से ये देखा गया कि देखिए एक्सेसिव इंडिपेंडेंस कैन डिक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर एक्सेसिव इंडिपेंडेंस दे दिया जुडिशरी को तो जुडिशियल ओवररीच जैसी चीज़ों को यूज़ करके किसी भी लॉ को क्या कहते हैं स्क्रैप कर सकते हैं जो उनके फेवर में ना हो ना, जो उनके फेवर में नहीं होगा उसको स्क्रैप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या कहते हैं एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उससे वो ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो हिंडर होगा। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर क्या कहते हैं अकाउंटेबल होना शुरू करेंगे, डिपेंडेंट होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या ज़रूरत है कि बैलेंस दोनों के बीच में होना ज़रूरी है, ठीक। द बैलेंस इज अचीव्ड बाई मेकिंग जुडिशरी अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन थ्रू रिमूवल ऑफ जजेस बाई पार्लियामेंट। अब देखिए ये जो क्या कहते हैं पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ जजेस जो है बाई पार्लियामेंट हो, प्रोविज़न फॉर अपील हो उनके लिए अगेंस्ट, रिवीजन एंड रिव्यू हो ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस बने, ठीक है। ये सब क्या कहते हैं एक तरह से सोल्यूशन है। इस पूरे टॉपिक से आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत थी कि ये जो नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ये ज़रूरी है आपके लिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के बारे में जानना ज़रूरी है, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की डिफिनीशन के बारे में आपको जानना ज़रूरी था, आर्टिकल 235 कहता क्या है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक। जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या है इसके बारे में जानिए। हाँ, उसके बाद आप बताइए कि जो मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी है, हाँ, वो किस आर्टिकल में दे रखा है और हाई कोर्ट के लिए किस में है। तो इस तरह से आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला पॉइंट है, हाँ उसी में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड चार्टर कॉल्ड रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ इन 1997। ये आप ये याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ना ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक। ये स्टेटमेंट ऐसे पूछ लेगा तो, लेकिन ये बोला जाता है इट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट टर्म, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स में नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए रेजोल्यूशन पास हुआ दोबारा से दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया इन हाउस प्रोसीजर, ये भी याद रखिएगा, इन हाउस प्रोसीजर 1999 दिसंबर, ठीक है। टेक एक्शन अगेंस्ट जजेस हु एक्ट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, ठीक, जो एक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ। इन केस ऑफ कंप्लेंट अगर होती है अगेंस्ट जजेस के तो प्रोसीजर अलाउ करता था चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेटअप करेंगे 3 इंक्वायरी कमेटी जिसमें 3 जजेस कमेटी होगी, और अगर एलिगेशन सीरियस होगा तो कमेटी में रिकमेंड कर सकती है इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ रिमूवल, ठीक। ये सब रिजोल्यूशन है एक तरह से अकाउंटेबिलिटी को सही करने के लिए, ठीक। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये केस याद होना चाहिए, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज जुडिशियल लाइफ इन 1997, इन हाउस प्रोसीजर दिसंबर 1999, ओके। लिटिगेशन के बारे में देखिए, न्यूज़ में क्या होता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया टू फ्रिवलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन petitions and impose penalties on petitioner for filing luxury litigation। बहुत ज़्यादा PIL इस समय लॉन्च हो रही है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि इतना ज़्यादा हो रहा है तो हम पेनाल्टीज़ लगाएंगे, वो भी लग्जरी लिटिगेशन पे ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ PIL के। देखिए PIL का
जो कहते हैं लिटिगेशन वर इनिशियली जहाँ जब कब बोया गया था, सोन मतलब होता है बोना एक तरह से, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर इन 1976, कौन सा केस था, मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीआईएल पहली बार यहीं पर क्या कहते हैं पीआईएल का यूज़ हुआ था जस्टिस कृष्णा अय्यर की मतलब कि कोर्ट में, मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976। लेकिन जो पहला रिपोर्टेड केस था ना, बोया तो यहाँ गया था लेकिन पहला रिपोर्ट कब किया गया था, ये याद रखिएगा, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप मार्क कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि कौन सी वर्डिक्ट है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बताएंगे तुरंत कि ये आपसे रिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, ठीक है। तो आप बताएंगे हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। फोकस किस पे किया था, इनह्यूमेन कंडीशन ऑफ प्रिजनर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर, इन पे जो इनह्यूमेन कंडीशन होती थी उनके बारे में डिस्कस किया गया था, और लगभग 40,000 से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर को उसमें रिलीज़ किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत क्या होती है, नई शुरुआत कब हुई पीआईएल की मूवमेंट की, मतलब कि शुरुआत हुई लगभग जस्टिस पीएन भगवती इन केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस से इसकी नई शुरुआत होती है, ठीक। सिंपल टर्म में ये बोल सकते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना, वो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, लॉ के यूज़ करके प्रमोट करता है ह्यूमन राइट को और इक्वालिटी को, और जो क्या कहते हैं वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसर्न है उनको रेज करता है उन मैटर्स को, ठीक, समझ रहे हैं। अच्छा, ये एक तरह से असिस्ट करता है डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनकी वॉइसेस को, और डिफेंस ऑफ देयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट, उनके क्या कहते हैं डिफेंस में भी एक तरह से वर्क करता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने के लिए उनके, ठीक। इट बेसिकली ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रॉड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, ये कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, स्टेटमेंट दे देगा ना, और राइट टू फाइल अ लॉ सूट और अपील इन अ कोर्ट, मतलब कि आप आपके पास अधिकार है कि आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं और या फिर अपील कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। ये लोकल स्टैंडर्ड का मतलब, ठीक। द बेसिक गोल ऑफ पीआईएल होता है डिफेंड द फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है उसका डिफेंड करना, ऑफ दोज पीपल हु आर अनेबल टू गो टू कोर्ट, जो कोर्ट नहीं जा सकते अपने आप से, ठीक है। यही है पीआईएल का मेन उद्देश्य, तो यही है। और ये पीआईएल हाउएवर एनीबॉडी कैन सबमिट ए कंप्लेंट, मतलब कोई भी सबमिट कर सकता है कंप्लेंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट बन गया कि इंपॉर्टेंट कंप्लेंट और एन अपील ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टम्स, जो विक्टम है उनके बिहाफ पर, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स, दोनों तरफ से क्या कहते हैं ये कहते हैं रेज हो सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ मैटर्स विच आर कंसिडर अंडर पीआईएल जो हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर पे हो गया, अट्रॉसिटीज ऑफ वुमेन हो गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे हो गया, फूड अडल्ट्रेशन पे हो गया, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर एक्सेट्रा पे, ये कुछ मैटर्स हैं जो पीआईएल के हैं, हाँ, एग्जाम्पल के रूप में। अब कहाँ ये फाइल किया जा सकता है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीआईएल कैन बी फिल्ड एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं पीआईएल, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि पीआईएल फाइल कौन कर सकता है, कोई भी एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो, लेकिन वो इंडिया का हो, सिटीजन का इंडिया का सिटीजन हो। द पेटिशनर नीड नॉट टू एग्रीव्ड पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो जिसके साथ कोई घटना हुई है या फिर जो विक्टिम है वही हो, पेटिशनर एग्रीव्ड पर्सन ना हो, कोई भी हो, क्या कहते हैं पीआईएल फाइल कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था बिहाफ पे कोई भी कर सकता है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने पर्सनल एजेंडा को साबित करने के लिए नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या कहते हैं काम कर रहा है, वो क्या कहते हैं पीआईएल फाइल कर सकता है। अच्छा, कोर्ट भी कहते हैं अवेयरनेस देती है मैटर्स को, उन मैटर्स को जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ज़रूरी होता है उस समय कोर्ट क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है एडवोकेट को भी उस केस को हैंडल करने के लिए, ठीक। तो ये पीआईएल जो है फील्ड बाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सारे पॉइंट्स, और आपका ये क्या कहते हैं एनी हाई कोर्ट जो वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स को भी देख सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पीआईएल जो है सबमिट कर सकता है कंप्लेंट अपील बिहाफ ऑफ विक्टिम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए प्रीलिम्स के कितने सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अब मैं सीधे सीधे वही वर्ड लिख देता तो समझ में नहीं आता ना आप लोगों को, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑन पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अगर पूछ ले कि किस केस से रिलेटेड है, पीआईएल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि एनजीओ पब्लिक और एनजीओ एक्टिंग बोनाफाइड कैन इन्वोक रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 332 रिस्पेक्टिवली। रिड्रेसल अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पर्सन who due to socio-economic और एनी अदर डिसेबिलिटी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। जो मतलब कि किसी वजह से जो सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से कहते हैं कोर्ट की तरफ अप्रोच नहीं कर सकता, तो उनके बिहाफ पे कहते हैं मेंबर ऑफ पब्लिक या फिर एनजीओ जो होते हैं वो कैन इन्वोक कर सकते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया जो 1981 में हुआ था, ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है 1987 का, ये अगेंस्ट है गंगा वाटर पोल्यूशन जो था उसके अगेंस्ट ये पीआईएल फाइल की गई थी, ठीक है। बस इतना आप जाने रहिए कि किस वजह से ये था। उसके बाद विशाखा गाइडलाइन के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है अब तक का, मतलब कि स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बात की गई थी, वुमेन के साथ जो हो रहा था उसके लिए यहाँ पर ना जुडिशियरी ने जुडिशियल एक्टिविज़म का यूज़ कर दिया था, ठीक है। सरकार कानून ला नहीं पा रही थी तो जुडिशियरी ने जुडिशियल एक्टिविज़म यूज़ करते हुए कानून को पास किया। हाँ, जुडिशरी ने इस कानून को लाया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15 और 21 का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है इसके थ्रू, तो इसको तुरंत क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक। कुछ और केसेज हैं जैसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे एंड ओआरएस वर्सेस मतलब देवकाला कॉन्स्टिट्यूंसी सर्विसेज एंड ओआरएस 2004। ये एक तरह से प्राइवेट इंटरेस्ट एंड रिड्रेसल ऑफ देयर पर्सनल ग्रीवांसेस के ऊपर था। तो इस केस से ये पता लगा कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट केस होते हैं ना वो भी ट्रीटेड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट केस। अगर मान लीजिए वो पब्लिक इंटरेस्ट के मतलब कोई ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में यूज़ हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस को भी क्या कहते हैं पीआईएल के अंडर में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और उससे मतलब कि उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी, ठीक। अब बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने ना रिपोर्ट किया लगभग 500% से ज़्यादा केसेस जो है ना लास्ट 7 साल में रजिस्टर किए जा चुके हैं। किसमें? हेट स्पीच के। अब हेट स्पीच के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हेट स्पीच जो है ना किसी भी लॉ में मतलब इंडिया में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ना ही ये डिफ़ाइन किया गया है किसी इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन हेट स्पीच को कॉमनली कैसे एक तरह से डिफ़ाइन करेंगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। कन्वेट थ्रू एनी फॉर्म ऑफ, मतलब कि किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से इसको कन्वे किया जा सकता है। जैसे आप इमेज के थ्रू या फिर कार्टून के थ्रू, मीम्स के थ्रू, कहते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जेस्चर एंड सिम्बल्स के थ्रू, मतलब आप इसको क्या कहते हैं एक तरह से कन्वे कर सकते हैं। तो हेट स्पीच को किया जा सकता है, आप करेंगे नहीं ये गलत बात है, ठीक है। एंड इट कैन बी डिसमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया कि जो टर्म हेट स्पीच है ये इनवेरिएबली यूज हो रहा है, यूज इनवेरिएबली टू मीन एक्सप्रेशन विच इज़ अब्यूजिव, जो अब्यूजिव है, इंसल्टिंग है, इंटिमिडिएटिंग है। मतलब मान लीजिए हेट स्पीच कुछ भी हो सकता है ना, आपको आप आर्टिकल मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ बोला, अब आपके लिए वो चीज़ हेट स्पीच हो सकती है, ठीक है। तो वो अब्यूजिव हो सकती है, इंसल्टिंग हो सकती है, आपके इंटिमिडेटिंग हो सकती है, हरासिंग हो सकती है, और विच इंसाइट्स वायलेंस, जो वायलेंस क्रिएट कर सकती है, हेट्रेड पैदा कर सकती है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ग्रुप में। जैसे कि मान लीजिए रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी के बेस पे हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस पे हो सकता है, पर्सनल कन्विक्शन के थ्रू हो सकता है। तो मतलब कि किसी भी तरह से हेट स्पीच जो है कुछ ये सब चीज़ें पैदा कर सकती है इन सब के यूज़ करके, ठीक। अब देखिए हमारे देश में कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए थे अराउंड द हेट स्पीच। क्या थे? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो सिटीज़न है, ऑल सिटीज़न राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, सबके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मानते हैं। लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है, ठीक है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो क्या कहते हैं आपकी इससे आपका जो कहते हैं फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको कोई कुछ बोल रहा है जिससे आपको
क्या कहते हैं दिक्कत होनी शुरू हो गई है, ठीक है, आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो इससे आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होना शुरू हो गया। इसीलिए बोला गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक पॉइंट यहाँ ऐड किया गया फॉर प्रिजर्विंग इंटर अलाई पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी को, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 1860 में कई सारे सेक्शन जैसे 153 ए, 153 बी, 298 एक्सेट्रा, तो उसमें डील किया जाता है कि स्पीच और वर्ड्स, जैसे कुछ स्पीच होती हैं या वर्ड्स होते हैं दैट जो मिसचीव क्रिएट कर सकती हैं, आउटरेजियस रिलीजियस बिलीफ होते हैं, या जो ये कॉज कर सकती हैं इम्पिटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जो नेशनल इंटीग्रेशन को एक तरह से क्षति पहुंचा सकते हैं, हाँ, तो उनको क्या कहते हैं, उनके लिए लेजिस्लेशन बनाया गया, वो एक तरह से हेट स्पीच के अंडर में आने लगे, ठीक है। ये इंडियन पीनल कोड में इस तरह से लिखा हुआ है इन सेक्शंस में 53A, 53B, 153A, 153B, 298 स्पीच और वर्ड्स के बारे में बोला गया, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये लिखा गया कि सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई करता है उन कैंडिडेट को, कंटेस्टिंग जो इलेक्शन कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं कन्विक्ट होते हैं फॉर इंडल्जिंग एक्ट अमाउंटिंग टू इलेजिटिमाइज यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब गलत तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं जिससे कहते हैं एक तरह से जो समाज में ना, सोसाइटी में एक तरह से इंटॉलरेंस बढ़ता है, ठीक है, इंटॉलरेंस बोल सकते हैं, या फिर सॉलिडारिटी कमज़ोर होती है, कोहेसिवनेस कम होती है, तो उन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस बेसिस पे, ठीक है। और आर्टिकल 123 मतलब कि सेक्शन 123(3)(a) और सेक्शन 125 ये तो प्रोहिबिट कर देता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक, इन बेसिस पे ये तो एनिमिटी को प्रोहिबिट करता है इन कनेक्शन विद इलेक्शन, इलेक्शन के साथ कनेक्शन पे, मतलब अगर इलेक्शन हो रहा है तो इसको एक तरह से करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है, और इसको प्रोहिबिट किया जाता है इसका प्रमोशन करने पे, अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो, ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 7 पेनलाइज करता है इंसाइटमेंट टू एन इनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, थ्रू वर्ड्स के थ्रू, या फिर स्पोक बोल कर, या फिर लिख कर, या फिर साइन द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, तो मतलब ये एक तरह से इसको क्या करते हैं पेनलाइज किया जाता है सेक्शन 7 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के थ्रू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हेट स्पीच के बारे में। देखिए यहाँ तक तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो लेजिस्लेशन है, आप पूछ सकता है एग्जाम में कि ये सारे लेजिस्लेशन है, बोल देगा कि इसमें हेट स्पीच कैसे कैसे आप डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये पॉइंट आपको पता लग गया कि क्या क्या है, या फिर आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ देगा कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है, क्या है, तो आप बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीच के बारे में तो आप बस ये केस जानिए कि प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हेट स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है, और श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हेट स्पीच से रिलेटेड है। इसके बारे में थ्योरी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, मीटिंग्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल, इनकी मीटिंग के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है, रोट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग जो है ना साल में 3 बार होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या है ना, लगभग मेरे ख्याल से अभी तक शायद 7 बार हुई है क्या मीटिंग, मेरे ख्याल से, देखते हैं, अभी बहुत कम होती है मीटिंग, तो इसको बोला है तमिलनाडु के सीएम ने। अब देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। आर्टिकल 263 ना इस्टेब्लिश करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट में कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है सच अ बॉडी इफ़ ए नीड इज़ फेल्ट फॉर इट, अगर इसकी नीड्स की ज़रूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट इसको कहते हैं एक बॉडी बना सकता है जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। 1988 में सरकारिया कमीशन जब कहते हैं रिपोर्ट दिया था सरकारी कमीशन ने, तो उसने सजेस्ट किया था कि काउंसिल शुड जो है होनी चाहिए और परमानेंट बॉडी की तरह होनी चाहिए। तो 1990 में क्या हुआ ना, इट केम टू एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया और पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में आया इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक। द काउंसिल कंसिस्ट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंसिल में कौन कौन होता है और कौन इसको क्या कहते हैं बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है चेयरमैन होते हैं, ठीक। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ
जो यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर जितने भी होंगे, ऑल मतलब कि जितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कहाँ के, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। अच्छा, 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, जो 6 मिनिस्टर होंगे ऑफ कैबिनेट रैंक के यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के, वो भी नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और 10 यूनियन मिनिस्टर होंगे एज अ परमानेंट इन्वाइटीज़, जो 10 मिनिस्टर होंगे यूनियन मिनिस्टर, वो परमानेंट इन्वाइटीज़ होंगे किसके, मतलब कि इस काउंसिल के। तो ये इनका कंपोजिशन हो गया, आपको ये पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए क्या करता है, इंक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, जो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है ना, उनको इंक्वायर करता है और उन पे एडवाइस देता है इंटर स्टेट काउंसिल, बहुत ज़रूरी है, ठीक। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट, देखिए इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कस करना सब्जेक्ट को, इन विच 2 स्टेट्स और स्टेट्स, मतलब 2 स्टेट या फिर स्टेट्स एंड यूनियन आपस में इंटरेस्ट कॉमन रखते हों, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना और उस पर डिस्कशन करना सब्जेक्ट्स पे, ठीक। इंटर स्टेट काउंसिल का काम है। ये रिकमेंडेशन देता है किस पे, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन के बारे में, ठीक है। पॉलिसी जो और एक्शन है उस पर रिकमेंडेशन देता है बेटर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ मेट ओनली वंस, एक ही बार मिली है, वंस इन द लास्ट 6 ईयर, मतलब तो 6 साल में लगभग एक ही बार मिला है इन्होंने, और लगभग 11 टाइम्स सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1990 के बाद से लगभग 11 ही बार मिले हैं, और लगभग 6 साल में अब तक एक बार मिले हैं। तो इसीलिए तमिलनाडु के सीएम ने बोला कि लगभग 3 बार साल में मिलना ज़रूरी है, इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग करना ज़रूरी है। राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट्स, न्यूज़ में था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर राज्यसभा के बारे में जानेंगे, ठीक। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक। और इसके जो टर्म होता है वो 6 साल होता है, टर्म जो है 6 साल होता है। और इसमें जो कैंडिडेट होते हैं जो हर साल, मतलब हर 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं, कितने, 1/3, ओके, 1/3 ऑफ इस मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2nd ईयर, ठीक। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए क्या है कि राज्यसभा जो परमानेंट हाउस है डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है 250, लेकिन अभी प्रेजेंटली कितनी है, 245 है, जिसमें से 238, मतलब 250 में 238 होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ की होती हैं, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी प्रेजेंटली 245 सीट है, जिसमें 233 जो है आपकी किससे, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ के द्वारा इलेक्टेड की गई है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और 12 जो हैं इसमें नॉमिनेट किए गए हैं। टर्म जो है हर मेंबर का 6 साल होता है, ठीक। 1/3 मेंबर कहते हैं इसमें जो रिटायर होते हैं एवरी 2nd ईयर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जो होते हैं राज्यसभा के, इलेक्टेड कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन किसके द्वारा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं जाते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। और जो सीट्स होती हैं अलॉट की जाती हैं स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे ही अलॉट की जाती हैं। जो इलेक्शन होते हैं वो अकॉर्डिंग विद द PRSTV मोड से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV मेथड से इनका कहते हैं इलेक्शन होता है। इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट का चुनाव, तो PRSTV भी बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मींस जो होता है, इसका मतलब होता है इलेक्टर्स जो होते हैं ना, वो वोट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट को इन ऑर्डर टू देयर प्रेफरेंसेस, ठीक। एक कैंडिडेट रिक्वायर्स ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस टू वोट्स टू विन, इस तरह से वो चूज़ किया जाता है। अच्छा, अदर फैक्ट्स अबाउट राज्यसभा ये देखते हैं। अंडर आर्टिकल 83 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, लाइक साइंस, लिटरेचर, आर्ट
एंड होता है सोशल सर्विसेज को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, सोशल सर्विसेज, ठीक। ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अच्छा, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो 4th शेड्यूल है ना, वो कहता है कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ईच स्टेट, ठीक है, मतलब एलोकेशन करता है राज्यसभा सीट्स की टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पूछ लेता है कि जो 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया ना कि शेड्यूल में 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है राज्यसभा की, और उसके बाद आर्टिकल 80 क्लॉज 3 बोल रहा है नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बोल रहा है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पॉइंट फैक्ट मैंने ले रखे हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम बात करते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा का ही काम होता है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, ठीक। आर्टिकल 312 जो है आपके ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है, जिसमें लगभग 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो वोट करते हैं किसके लिए, जो लेस देन नहीं होना चाहिए 2/3 से, ठीक है। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो तो ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण कर सकते हैं राज्यसभा के अंडर में, ठीक है, पार्लियामेंट करती है, ठीक। चलिए अब देखते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि रिकॉग्नाइज पार्टी में जैसे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, लगभग 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज़ को लिस्ट से मतलब कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट से डिलीट कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा अधिकार है? देखिए, दीज 111 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, वायलेटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और वायलेट कर रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, ठीक, इसलिए ऐसा किया गया। अब इस करंट अफेयर्स से क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं आप? इंडिया में हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी पार्टी बनती हैं। इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। देखिए, ए रिकॉग्नाइज पार्टी कौन सी होती हैं, इंजॉय करती है कैसी, क्या क्या प्रिविलेजेस इंजॉय करती है, लाइक जैसे रिजर्व पार्टी सिंबल होता है उसके पास, फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम होता है ऑन स्टेट रन टेलीविज़न रन पे फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम होता है, एंड रेडियो पर भी उसके पास फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम होता है। कंसल्टेशन इन द सेटिंग ऑफ इलेक्शन डेट्स, मतलब कि कंसल्टेशन कर सकती है इलेक्शन डेट से, एंड गिविंग इनपुट इन सेटिंग इलेक्टोरल रूल्स पे एंड रेगुलेशन पे इनपुट दे सकती है, ठीक है। तो ये सब रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के पास प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दैट विश टू कंटेस्ट लोकल, स्टेट और नेशनल इलेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मतलब कुछ जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो क्या कहते हैं करना चाहती है, कंटेस्ट करना चाहती है इलेक्शन, को रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ठीक। देखिए, रजिस्टर्ड पार्टी जो होती हैं अपग्रेडेड एज द रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अपग्रेड किए जा सकती हैं, की जाती हैं, कहते हैं नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर वो रिलेवेंट क्राइटेरिया आफ्टर ए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद वो मीट कर पाएंगी तो, ठीक है। याद रखिए, जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है ना, वो नेशनल पार्टी बन सकती हैं, स्टेट पार्टी बन सकती हैं, अगर रिलेवेंट क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर दें आफ्टर लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव के बाद, ठीक। जो रिकॉग्नाइज पार्टी स्टेटस होता है रिव्यू किया जाता है पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। आपसे बाईएनली पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप बोलेंगे पीरियोडिकली होता है, हाँ, ECI के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट और नेशनल पार्टी के बारे में, ठीक। तो फॉर बिकमिंग ए स्टेट पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी अगर स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? मस्ट सिक्योर 6% ऑफ वोट्स, मतलब 6% ऑफ वोट्स ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, मतलब जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है,
एंड 2 असेंबली सीट्स उसके पास होनी चाहिए। ठीक, मतलब कि वो 6% वोट तो पाए ही पाए पूरे असेंबली के इलेक्शन में, प्लस 2 असेंबली सीट भी होनी चाहिए उसके पास, तो उसको कहते हैं स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या फिर 6% सीट्स ऑफ वोट इन लोकसभा, या फिर वो 6% जो सीट है वो लोकसभा में पाए। ठीक, फ्रॉम द स्टेट एंड एन MP फ्रॉम द स्टेट। ठीक, मतलब कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 6% ऑफ वोट्स इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट एंड MP फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि एन MP, एक MP हो स्टेट का। या फिर ये बोल रहा है कि 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स हो, या फिर 3 सीट्स हो असेंबली की, जो इसमें से ज़्यादा होगी उसको काउंट किया जाएगा, उस हिसाब से वो स्टेट पार्टी कंसीडर कर ली जाएगी। नहीं तो अगला पॉइंट बोल रहा है या फिर 1 MP फ्रॉम एवरी 25 लोकसभा सीट्स, मतलब कि जो लोकसभा सीट्स हैं लगभग 25, उन 25 लोकसभा सीट में से एक MP होना चाहिए। ठीक है, या फिर 8% ऑफ टोटल वोट्स जो है इन द स्टेट ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, जो मतलब जो 8% जो क्या कहते हैं टोटल वोट है स्टेट में ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट और असेंबली पोल में आना चाहिए, तब वो स्टेट पार्टी कंसीडर कर ली जाएगी। जो ये 8% वाला ये ना, ये 2011 में ऐड किया गया था एक तरह से। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है कि स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती हैं। ठीक, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि करंट अफेयर्स था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको क्या कहते हैं, बस यही था, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर था। तो इलेक्शन कमीशन ने हटाया था, तो मैंने सोचा कि इसमें रिकॉग्नाइज वाले में बता दो, और कैसे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या कहते हैं फॉर्मेशन होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, तो ये सब इंपॉर्टेंट था। और लक्ष्मीकांत में सब दिया भी है डिटेल से, आप जब पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया भी है। तो चलिए देखते हैं फॉर बिकमिंग अ नेशनल पार्टी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इफ़ ए पार्टी इज ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से अधिक ज़्यादा स्टेट में अगर वो रिकॉग्नाइज पार्टी कंसीडर की जाती है तो वो बन सकती है नेशनल पार्टी। दूसरा है गेट एट लीस्ट 6%, मतलब 6% वोट जो है 4 स्टेट्स में एडिशन उसके साथ प्लस करके 4 लोकसभा सीट भी ले आती है, तब भी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। अगर इट वॉन एट लीस्ट 2% सीट्स लोकसभा में अगर 2% सीट जीत जाती है एटलीस्ट, और 11 सीट्स इन एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब कि जो हाउस एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट में, हैविंग 543 मेंबर्स, मतलब कि जो अभी हाउस है लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, उसमें 11 सीट्स ले आती है, तब भी क्या कहते हैं वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। ठीक, टोटल में से सोचिए, टोटल में से 2% मांग रहा है और यहाँ पे 6% मांग रहा है 4 स्टेट में से। ठीक है, एडिशन के साथ 4 लोकसभा सीट भी मांग रहा है यहाँ पर, और यहाँ 543 में लगभग 11 सीट मांग रहा है, तो नेशनल पार्टी इस तरह से बन सकती है। ठीक, अब आगे देखते हैं हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड, कैसे रजिस्टर्ड होती हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करे कमीशन विद इन पीरियड ऑफ 30 days। पावर एंड कन्फर्ड बाय इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक, सेक्शन 29A RP Act 1951 इंडियन सिटीजन पर्पजेज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स जरूरी होते हैं। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर्ड की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन पता होना चाहिए लगभग, एंड 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए और इसके मेंबर होने चाहिए, तब आप एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर सकते हैं। नो प्रोसीजर अवेलेबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए अब यहाँ पर बात हो रही थी, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने डिलीट किया है लगभग 111 पार्टीज़ को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोसीजर अवेलेबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा यूज़ हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा कंडीशन पैदा हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक एक्सचेकर जो आप टैक्स पे करते हैं ना,
तो कोई भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती थी तो पेंशन वाली कंडीशन आ जाती थी, बहुत सारे पैसे कहते हैं ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे, इसी वजह से करना पड़ा। अब देखते हैं आगे कुछ देखते हैं कि बेनिफिट क्या है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इट इज़ नॉन मैंडेटरी टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन, हाउएवर रजिस्टरिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स लाइक, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करें, लेकिन अगर आप उसको साथ रजिस्टर करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा है। देखिए, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है अवेल कर सकती है प्रोविज़न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा मिल जाएगा और उसके साथ उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और उसको इंजॉय भी करेगा, ठीक। द कैंडिडेट सेटअप बाय पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन विल गेट प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्री सिंबल्स। देखिए, फ्री सिंबल्स में उसमें मिलेगा प्योरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक। मोर इम्पॉर्टेंटली दीज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ओवर कोर्स ऑफ टाइम कैन गेट रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी भी बन सकते हैं। तो ये एक तरह से ये देखिए, ये बेनिफिट जो है ना, ये मुझे प्रीलिम्स के लिए नहीं डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखिए बेनिफिट आप क्या क्या बता सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग करना होगा तो आप क्या क्या बता सकते हैं कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके लिए आप क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक। इलेक्शन सिंबल में क्या कहते हैं रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट में मिल जाएगा उसको। उसके बाद रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, exclusive allotments reserve symbol to candidate set up by its state which it is so recognized, ठीक है, मतलब उसको एक तरह से एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट मिलेगा रिजर्व सिंबल पे। थ्रू आउट इंडिया भी उसको क्या कहते हैं एक तरह से एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट मिलेगा सिंबल पे, ठीक है। Need only one proposer for filling nomination and also entitled for 2 sets of electoral roles free of cost, ठीक। ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक। अच्छा, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन उनके लिए क्या एक्सपेंस करता है? नहीं, नो ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर स्टार कैंपेनर्स, ठीक है, उनके लिए नहीं होता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कुछ देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के। देखिए, इट्स पावर्स अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज आर मेंशन इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 टू 29, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। देखिए, ये 324 तो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन वेस्टर्न इन इलेक्शन कमीशन। 325 क्या बताया? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक। 326 क्या बोलता है कि इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ठीक। ये सब आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए ये एकदम आर्टिकल्स, ठीक। पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, तो मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर। आर्टिकल 329 बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। बार टू इंटरफेरेंस ऑफ बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब अगला टॉपिक है कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स, ठीक। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो क्या किया है कि जो नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना, जो एकदम से वो हो चुकी थी, मतलब कि यूज़ ही नहीं हो रही थी, उनका कोई वजूद ही नहीं बचा था, तो उनको इलेक्शन कमीशन ने कहते पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, ठीक है, हटा दिया है, अनरिकॉग्नाइज हो गई पूरी तरह से। अनरिकॉग्नाइज तो थी ही, ठीक, क्योंकि अब यहाँ से आपको प्रीलिम्स के कोई बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। अब आगे चलते हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ मेड ए फ्रेश पुश for amending the Representation People Act 1951 to
बार पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन सीट। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। देखिए जब भी आप क्या कहते हैं कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो पहले देखिए 3 जगह से करते थे लोग, ठीक, लेकिन बाद में फिर 2 जगह से हो गया। लेकिन अभी 2 जगह से करने में क्या होता है ना कि आप कहीं भी एक जगह जीतते हैं तो दूसरी जगह भी आप जीतेंगे तो वहाँ से आपको सीट्स को छोड़ना पड़ेगा। जब वहाँ छोड़ेंगे तो फिर से वहाँ पे इलेक्शन होता है, तो इसके पैसे की जो वेस्टेज होती है वो पब्लिक एक्सचेकर से जाता है और उसको पे कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो वो टैक्स पेयर का मनी रहता है, टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अल्टरनेटिव सोल्यूशन लाया कि क्या करना चाहिए। तो हेफ्टी फाइन शुड बी इम्पोज करना चाहिए, शुड वैकेटिंग वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड फोर्सिंग ए बाई पोल, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करना, आप एक ही जगह से चुनाव लड़ो, ठीक। तो इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 में एंड 170वीं रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1999 हैड ऑल्सो इंक्लूडेड, किया गया था रिकमेंडेशन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग वन कंटेस्टेंट टू वन सीट। वन कंटेस्टेंट टू वन सीट पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था इस कंडीशन को, ठीक। लेकिन आज भी 2 सीट पे लोग लड़ लेते हैं, हाँ। एज पर सेक्शन 333 ऑफ क्लॉज 7 of RPA, one candidate can contest from a maximum of 2 constituencies. More constituencies were allowed until 1996। जब तक 1996 तक लगभग 2 से ज़्यादा पे कंटेस्टेंट कहते हैं चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन RPA को अमेंड किया गया, सेट अ कैप 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लगाया गया, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़ सकते हैं। द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, Ministry of Law and Justice is nodal agency in the government to deal the issue with related to election commission। तो अब आपको यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट मिला? यहाँ से पॉइंट मिला आपको कि नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, हाँ, जो इशू रिलेट करती है, इसी के इस इशू से डील करती है, ठीक। उसके बाद आपको पता लगा दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट है और 170वीं रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की है वो कब आई थी? 1999 में, और किसको रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। सेक्शन 33 ऑफ क्लॉज 7 जो है RPA, वो किससे डील करता है? तो आपको ये सब सारी चीज़ें यहाँ से पॉइंट मिले, ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आया था 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन था ये 2021 का लास्ट ईयर। तो क्या था कि इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम देयर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कोई ऐसा लॉ नहीं है, जरा बताइए, कोई ऐसा लॉ नहीं है? लॉ है ना, रिस्ट्रिक्ट करता है ना, 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी आप लड़ सकते हैं। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब जरा देखिए 1996 के पहले अभी मैंने आपको बताया कि इंसान 3 जगह से लड़ सकता था, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे रहिए, सेकंड स्टेटमेंट को होल्ड कर दीजिए, ठीक है। आप पहले देख लीजिए, पहला गलत हो रहा है, पहला गलत हो रहा है, तो आपको पहला क्या पता लगा कि ये A ऑप्शन और C ऑप्शन गलत हो गया, मतलब आपका बचा क्या? B बचा और D बचा। तो अब देखिए B में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना। देखिए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करना होगा आपको वहाँ पर। तो इसका मतलब दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, जो देवीलाल सिंह वाला है वो दूसरा सही है। देवीलाल सिंह मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, श्री देवीलाल जो है ये सही है। तो आपको चेक क्या करना है? आपको सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक। एज पर एग्जिस्टिंग रूल, इफ़ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कंस्टिट्यूएंसीज, हर party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by him in the event of winning and all constituencies। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन बियर करता है सारे खर्चे को, ठीक है, इसीलिए पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आपने यहाँ पे देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था, देखिए उस समय सेकंड वाले ऑप्शन से कई लोग डर गए होंगे कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको सिंपल सा तरीका था कि इसी तरह से कर सकते थे कि आप एलिमिनेशन यूज़ कीजिए, पहला वाला आप एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद आप तीसरे को सीधे देखिए, क्योंकि दूसरा आपका दोनों में मौजूद था, ठीक है। तो आपको यहीं से पता लग गया कि तीसरा भी आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B, आंसर B इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होना ज़रूरी था। आप क्या कहते हैं, आपकी पार्टी कोई बियर नहीं करती है पैसा, और इलेक्शन कमीशन यही तो चाह रहा है कि अब ये पार्टी बियर करे या तो पर्सनल लेवल पे बियर करे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन है। देखिए 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाज अमेंडेड, रिस्ट्रिक्टेड सीट्स ऑफ वन कैंडिडेट। आपको मैंने बता ही दिया 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे।
फिर स्टेटमेंट 2 है, देखिए 1991 में लोकसभा श्री देवीलाल कंटेस्टेड 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट 3 देखिए यूपीएससी कभी भी ना आपसे इस तरह के फैक्चुअल जो होते हैं स्टेटमेंट, इस पर आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा, सोचेगा कि आपको आता है, वो आपको इसका तोड़ दे रखेगा कि आपको बाकी 2 स्टेटमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, या फिर एक भी स्टेटमेंट क्लियर होगा जिससे आप एलिमिनेशन कर सकें। यूपीएससी क्या आप कोई भी कैंडिडेट होगा उसको नहीं पता होगा, लेकिन आप अगर पहला ऑप्शन जानते और तीसरा ऑप्शन जानते तो आप इसको क्वेश्चन को तुरंत कर लेते। ठीक है, देखिए देयर इज नो सच प्रोविजन दैट इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कंस्टिट्यूएंसीज, देखिए लिखा हुआ है, देन हिज हर पार्टी शुड बियर कॉस्ट बाई इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूंसी वैकेटेड बाई, कोई प्रोविजन ही नहीं है ऐसा। ठीक है, इन एवरी केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर द कॉस्ट ऑफ इलेक्शन बाई इलेक्शन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन एज वेल। देखिए मतलब विधानसभा के चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन ही बियर करेगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब इसके लिए रिकमेंडेशन क्या दिया इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि देखिए पहली बात तो जो अलाउ किया 1 कैंडिडेट 1 इलेक्शन फ्रॉम ओनली 1 सीट, ये कर देना चाहिए, जो हुआ भी था 2004, 2010, 2016 और 2018 में हो चुका है ऐसा। ठीक है, ये सिस्टम शुड बी एडवाइज वेयर इन इफ ए कैंडिडेट कंटेस्टेड फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड वॉन बोथ देन ही और शी वुड बियर द फाइनेंशियल बंडल, मतलब वही बियर करे, क्यों पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जाए ऑफ कंडक्टिंग द सब्सिक्वेंट बाई इलेक्शन इन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, द अमाउंट वुड बी 5 लाख रुपीज़ फॉर विधानसभा के लिए 5 लाख और 10 लाख लोकसभा इलेक्शन के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनेट शटडाउन की, छोटे छोटे टॉपिक है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कंट्रीज़ को कहा कि स्टॉप करो भाई इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रोविज़न क्या है इंडिया में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना टॉपिक, लेकिन ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि इसके प्रोविज़न है। करंटली इंडिया में सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज जो है ना, वो गवर्न किया जा रहा है बाय टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के हिसाब से वो हो रहा है, नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये सब पॉइंट है छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 का जो रूल है, टेम्प्रेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन अ रीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अप टू 15 दिन एडवांस वो 15 दिन के लिए ही हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ तो अभी आपने सुना होगा, आया राम गया राम, ये तो हमेशा आप सुनते आए हैं, आया राम गया राम। 1 साल में 3 पार्टी को चेंज किया था इन्होंने, लगभग 1956 की बात है क्या शायद, इसी वजह से बहुत ये कॉन्सेप्ट बन गया था आया राम गया राम, उसी को सही करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल टसल हुई, उसमें ये क्या कहते हैं इसी वजह से न्यूज़ बन गया एंटी डिफेक्शन लॉ, और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। ठीक है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो महाराष्ट्र में हुई ना, डिस्कशन कर दिया लीगलिटीज़ ऑफ इलेक्टेड एमएलए स्विचिंग पार्टीज। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप। सोचिए, मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको एक डेमोक्रेसी में आपको जनता ने आपको वोट दिया, लेकिन उसने अपने आप से ही उस मेंबरशिप को छोड़ दिया, उस पर क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का तो रोल लगना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, क्योंकि एक तरह से उसने जनता के मतलब जनता जिस पे वोट दी थी जिस पार्टी को, जिस वजह से उसका मिसयूज़ कर दिया। तो अंडर द 10th शेड्यूल थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको क्या कहते हैं ऐड किया गया था। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो स्पीकर होता है ना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है एक तरह से, किसके, लोकसभा के केस में। ठीक है, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होगा। तो जो भी क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट डिफेक्शन भी वो डिसाइड होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के हिसाब से। ठीक, ग्राउंड क्या होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, आपको पॉइंट एकदम रट जाना चाहिए, आप एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं ना, घुट्टी समझ के गाढ़ा समझ के पी लीजिए कि हाँ भाई दिमाग में रहना चाहिए। अगर मेंबर वोट और एब्सटेन कर दे
फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसके मेंबर हो, आप वहाँ पे क्या कहते हो बिना पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किए ना, ऑब्टेनिंग प्रायर सब परमिशन से आपने क्या किया कि एब्सटेंड कर दिया वोटिंग में, मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही हो गए एक तरह से जो उसने डायरेक्शन दिए थे, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्रिएट कर देगा, ठीक है। और सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडेम, और उसको माफ़ ना किया गया हो पार्टी द्वारा विद इन 15 डेज़ के अंदर, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो ग्राउंड तैयार हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने की एक्सपायरी के बाद 6 महीने के अंदर उनको ज्वाइन करना हो, मतलब कि एक तरह से कंटेस्ट करना होता है इलेक्शन, ठीक, जो नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन अगर वो 6 महीने बाद अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सपायर होने के बाद, मतलब कि जो उनका टर्म होता है एक्सपायर होने के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है जो निर्दलीय लड़ते हैं ना, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। अच्छा, एक्सेप्शन भी होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी, कोई पार्टी से मर्ज होना चाहती है, दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ मर्जर, मतलब कि लगभग 2/3 जो मेंबर होंगे पार्टी के वो कहते हैं एग्री करते हो कि हमें मर्जर की ज़रूरत है, तब जो है क्या कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान स्पीकर के लिए इलेक्ट होता है लोकसभा के, या फिर चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसको अपनी पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ता है और वो उसके बाद वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर सकता है जब उसका टेन्योर खत्म हो जाए, ठीक है, जब वो कार्यमुक्त हो जाए, डिमिट्स हो जाए उसके कार्यमुक्त में, तो वो फिर से वो कहते हैं अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। इस पर क्या कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अच्छा, डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनिशियली ये सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आता था, लेकिन द लॉ इनिशियली स्टेटेड दैट डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, नहीं था, लेकिन इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में। देयर बाई 1992 में इसको स्ट्रक डाउन किया गया और अपील अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह किया जा सकता है। अब आपसे पूछ ले स्टेटमेंट में कि कहाँ किया जा सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट में किया जा सकता है? नहीं, हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है। हाउ एवर इट हेल्ड दैट देयर आर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स ऑर्डर। मतलब अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक आपको मतलब कि ऑर्डर देगा ही नहीं, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएगा ही नहीं, कोई ऐसा रिव्यू देगा ही नहीं, तो तब तक क्या कहते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन हो भी नहीं सकता। ओके, द लिमिट फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देखिए लॉ तो कोई स्पेसिफाई नहीं करता टाइम पीरियड की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करे डिस्क्वालिफिकेशन प्ली को कितने समय में। गिवन दैट कोर्ट्स कैन इंटरवीन ओनली, और कोर्ट तभी इंटरवीन कर सकता है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है मैटर को डिसाइड कर ले, तभी वो रिव्यू कर सकता है, तभी उसके पास जा सकती पिटीशन। और डिस्क्वालिफिकेशन हैज़ नो ऑप्शन बट वेट फॉर दिस डिसीजन हैज़ टू बी मेड। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं दिक्कत होती हैं कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक। इस लेट की वजह से ना कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कहते हैं नेता होते हैं वो वर्क करते चले जाते हैं, डिले होता रहता है टाइम लिमिट से। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट, नेस्डा, बहुत इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, ठीक है, उसके बारे में रिपोर्ट दी गई 2021 में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पब्लिक ग्रीवांस, देखिए पब्लिक ग्रीवांस से आपको यही समझ में आना चाहिए कि पब्लिक की ग्रीवांस को रिजॉल्व करने के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है अंडर द मॉस्पी के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, मॉस्पी में नहीं है सॉरी, ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर में आता है। हैड कॉन्स्टिट्यूटेड नेस्डा, इन्होंने नेस्डा बनाई इन 2019 टू असेस स्टेट यूटीज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन डेप्थ एंड इफेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। ओके, बाइनियल स्टडी करता है जो कि हेल्प करता है इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री टू एम्यूलेट करना है, ठीक है। की हाईलाइट्स ऑफ द नेस्डा,
देखिए इंक्रीज़ किया इसने ई सर्विस डिलीवरी को, राइज इन यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर सर्विस डिलीवरी और ई सर्विसेज को, इम्प्रूवमेंट अक्रॉस असेसमेंट पैरामीटर स्कोर्स, ठीक है, पैरामीटर स्कोर्स भी बनाया है इम्प्रूवमेंट। तो देखिए अब ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीसेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अमंग ऑल स्टेट यूटी केरला, अमंग ऑल स्टेट यूटीज एंड स्टेट में केरला हैड हाईएस्ट ओवरऑल कॉम्प्लायंस स्कोर है, ठीक है। अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में मेघालय एंड नागालैंड आर लीडिंग स्टेट हैं। अमंग यूटीज जम्मू कश्मीर रैंक हाईएस्ट, समझिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बहुत न्यूज़ में है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। सेवरल पॉलिटिकल पार्टी पर्सनालिटीज़ आर बीइंग प्रोब्ड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस, ठीक। अभी फिर ये न्यूज़ में आएगा, फिर आपको बताएंगे, लेकिन सुनते रहिए। इतने से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, इसके बारे में पहले देखिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ को इन्फोर्स करती है जो, ठीक। इट इज़ मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेज एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। ईडी वॉज इस्टेब्लिश एज इन्फोर्समेंट यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब कि इस्टेब्लिश हुई थी इन्फोर्समेंट यूनिट की तरह अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज अंडर फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक। बाद में इसका नाम रीनेम कर दिया गया ईडी इन 1957। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ईडी वाज ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 1960 में। फिर उसके बाद 1973 में क्या हुआ कि जो न्यू फेरा इनेक्ट किया गया, हाँ मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फिर से किया गया, और कंट्रोल जो ईडी का ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, डीओपीटी में कुछ समय के लिए, लेकिन फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। लेकिन पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ 1991 के बाद, इन 1991 फेरा जो है रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, फेमा के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, हाँ। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इंटरेस्टेड विद इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा नाउ, ठीक, फेमा के साथ। अब ईडी का काम क्या है, ईडी ऑल्सो इन्फोर्स करता है किसको, पीएमएलए को, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, हाँ। ईडी जो है इन्फोर्स करता है पीएमएलए को, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को। ईडी ऑल्सो क्या करता है, स्पॉन्सर करता है एजेंसी अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, सी एक्ट 1974, ठीक। अच्छा, इसकी जो पावर क्या है, 2 लॉ को ये इन्फोर्स करता है, एक फेमा को, एक पीएमएलए को। फेमा जो एक सिविल लॉ हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर है, देखिए इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज एंड रेगुलेशन विद द पावर्स, ठीक है। मतलब यहाँ फेमा का क्या मतलब है, फेमा का मतलब सिंपल सा रूल यही है कि जो क्रॉस बॉर्डर क्या कहते हैं आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये उन एक्सचेंज पे लॉ के थ्रू कंट्रोल एंड रेगुलेशन करना विद द पावर टू इम्पोज पेनाल्टी लगाना, कब, जब अगर मान लीजिए गिल्टी पाए जाते हैं तो। फेमा का सिंपल सा यही रोल है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल पावर ये एग्जिस्ट होल्ड करता है एक तरह से। अच्छा, ये कहते हैं पीएमएलए क्या होता है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो एक तरह से क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक तरह से आप क्या कहते हैं, करप्ट मनी या फिर टेररिज्म का काम कर रहे हैं एक तरह से, वेयर बाई द ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड to conduct inquiries to locate, provisionally attach, confiscate asset derived from act of the scheduled offences beside arresting and the prosecuting money launderers। मतलब सिंपल से इसका पीएमएलए का सिंपल सा मतलब है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरह से रोकना है और कन्फिस्केट करना है उन प्रॉपर्टीज़ को जो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू डिराइव हो रही हैं, ठीक है। एसेट को सीज करना है, ऑफेंस बनाना है, मतलब शेड्यूल ऑफेंसेस हैं वो, ठीक है, उनको एक तरह से सीज आउट करना है, कन्फिस्केट करना है, ठीक। ये है पीएमएलए का काम।
तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर 2 लॉज आते हैं, फीएमए, पीएमएलए, ठीक है, 2 लॉ को ये वो करता है। और जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं ना, इनके बारे में बता देता हूँ मैं। ईडी जो इन्फोर्सेस करता है पीएमएलए को करता है, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को भी ये क्या कहते हैं एक तरह से इन्फोर्स करता है, ठीक। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पर्सन कैन बी नेम्ड एन ऑफेंडर अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 इफ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम और हर फॉर इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया उसने, उसके आगे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है और वो इन्वॉल्व है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो कि एटलीस्ट 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का है, और वो अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जा चुका है और मतलब कि प्रोसिक्यूशन के लिए वापस नहीं, मना कर रहा है आने से, तो उसके अगेंस्ट जो है ना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट का यूज़ किया जाता है, और वो एक तरह से फ्यूजिटिव है, इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट भी होती हैं। स्पेशल कोर्ट क्या होती हैं, ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, मतलब पीएमएलए जो होता है सेक्शन 4 पीएमएलए का, उसके अंडर क्या कहते हैं, इसका ऑफेंस का ट्रायल होता है और पनिशेबल होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेट करती है 1 और मोर सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट को बनाती है जो स्पेशल कोर्ट होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पीएमएलए कोर्ट। ये होते हैं मतलब पीएमएलए कोर्ट बोलते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट, ठीक है। एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय पीएमएलए कोर्ट, मतलब एनी अपील होती है अगेंस्ट एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर पास करती है पीएमएलए कोर्ट, कैन डायरेक्टली बी फिल्ड इन हाई कोर्ट फॉर दैट ज्यूरिसडिक्शन, वो डायरेक्टली फिल हो जाता है हाई कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन के लिए, ठीक। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एज ए कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट याद गया आपको, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट अंडर द एक्ट हैज़ पावर टू डिक्लेयर एनी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज CII टू प्रोटेक्ट द डिजिटल एसेट, ठीक। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है इस तरह से। और ये कंप्यूटर रिसोर्स जो होते हैं, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या होता है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इज़ अ नोडल एजेंसी, इसकी नोडल एजेंसी है, टू प्रोटेक्ट करती है नेशन CII को। मीटी हैज़ डिक्लेयर IT रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड UPI मैनेजिंग एंटिटी NPCI एज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब देखिए मीटी ने किसको किसको कर रखा है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू बनी है, जो अमेंड हुआ था 2008 में, इन 2008 इन 2014, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ है, देख लें, अभी मैं क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO एंड देयरफॉर कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स पॉलिटी सेक्शन का, जून का करंट अफेयर्स था। आई होप आपको को समझ में आया होगा, आप लोग इससे पॉइंट आप बना लीजिए, ठीक है। आपको जो मतलब कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे। देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि लास्ट मोमेंट में रिवाइज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप पढ़िए मैगज़ीन, गलत बात नहीं, मैगज़ीन तो बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए उसको। लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर रिवाइज़ नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी लेक्चर्स हैं उसको भी देखिए, बताइए मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। अब आप बताइए भी मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आपके कमेंट हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।